ठोस अपशिष्ट जो है ये पढ़ लिए हैं लोग कि नहीं? नहीं पढ़े हैं लोग? ठोस अपशिष्ट हम लोग पढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है आज के क्लास में। तो सॉलिड वेस्ट बताएं किसको कहते हैं? सॉलिड वेस्ट जो है ये निकलते हैं किससे? अस्पतालों से। देखिए हम लोग अस्पतालों से, घरों से, भंडारों से, स्टोर्स और विद्यालयों से, इन सब में जितना रद्दी चीज़ होता है, ठीक है ना, आम चीज़ें जो इकट्ठा की जाती हैं उनको हम लोग जो है क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट कहते हैं, ठोस अपशिष्ट कहते हैं। वे सभी चीज़ें इसमें शामिल है जिनको फेंक दिया जाता है, ठीक है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में आमतौर पे क्या क्या मिलेगा? कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र, ये सब होता है। लेकिन एक दिक्कत है कि इनको जलाने पर जो है ये पूरी तरह से जल पाते हैं क्या? नहीं जल पाते हैं। इनको जलाने पर ये पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे हम लोग, एक होता है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग इन्हीं ठोस अपशिष्टों को निपाटन के लिए जो है ना किया जाने वाला उपचार। ठोस अपशिष्ट के लिए जो है, ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए जो उपचार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं, ठीक है ना। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है ये एक उपाय होता है ठोस अपशिष्टों से जो है क्या होने का, बताएं, निजात पाने का, ठीक है ना। खास तौर पे महानगर हो गए, महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि ये स्थल भी क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो गया ये। तो इनको बांटा गया है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है? जैव निम्नीकरणीय अर्थात बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा कौन सा? पुनश्चक्रण योग्य, और तीसरा कौन सा? जैव निम्नीकरणीय अयोग्य, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी टोटल कितनी कैटेगरी है? सॉलिड वेस्ट की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। सॉलिड वेस्ट की कितनी कैटेगरी है? 3, ठीक है ना। तो इन 3 भागों में बांटा गया है सॉलिड वेस्ट को, ये हम लोग देख लेंगे एक बार। और इसके बाद चले आगे पढ़ते हैं हम लोग। सॉलिड वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट के बाद जो है इसके लिए भी एक ठोस हम लोगों को क्या दिया है? केस स्टडी दिया हुआ है। तो केस स्टडी जो है वो किसके लिए दिया हुआ है बताएं जरा? प्लास्टिक की बोरी के उत्पादन करता, नाम क्या था उनका? ये क्या लिखा हुआ है? अहमद खान। कहाँ के थे ये? ये बेंगलोर के थे। समझ में आ रहा है ना। एक और थे वो नीचे मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल इनका नाम हम लोग पढ़ें। तो इस अहमद खान ने क्या किया था? प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ लिया था, ठीक है ना। 20 वर्षों से ये प्लास्टिक की बोरियां बना रहे थे। 57 वर्षीय अहमद खान 20 सालों से जो है क्या बना रहे थे? प्लास्टिक की बोरी। लगभग 8 साल पहले उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक जो है अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है, और उन्होंने प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक महीन पाउडर तैयार किया। प्लास्टिक से जो है क्या तैयार कर लिए? पाउडर। उस पाउडर का नाम क्या था? पॉलीब्लेंड। अब इस पॉलीब्लेंड को मिक्स किए, किसके साथ मिक्स किए? बिटुमेन, ठीक है ना। किसके साथ मिक्स किए? बिटुमेन के साथ। समझ में आ रहा है ना। इस मिश्रण को वो बिटुमेन के साथ मिश्रित किए और उससे बना डाले क्या चीज़? सड़क। तो इस सड़क को बनाने में अहमद खान ने सहायता ली थी किसकी? आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, ठीक है ना। बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, इन दोनों के सहयोग से बिटुमेन और पॉलीब्लेंड दोनों के मिश्रण का जो है क्या बना दिए? ये सड़क बना दिए। सड़क बनाने के बाद जो है देखें इससे फ़ायदा क्या था? बिटुमेन का जल विकर्षक गुण, ठीक है ना, और बढ़ गया। यानी सड़क जो है वो सबसे ज़्यादा किससे खराब होती है? पानी से। तो पानी को विकर्षित करने की क्षमता आ गई किस में? बिटुमेन में, ठीक है ना। किसके चलते? पॉलीब्लेंड के चलते। तो सड़क की आयु जो है इससे क्या हो गई? 3 गुना अधिक हो गई, ठीक है ना। पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसी प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। इन्होंने देखे कितना बढ़िया काम किया था। पहले कचरा चुनने वालों को मिलता था कितना पैसा? 40 पैसा प्रति ग्राम, प्रति किलोग्राम। 1 केजी का जो है कितना पैसा मिलता था? 40 रुपया।
इन्होंने 1 केजी जो है वो कितना में खरीदना शुरू कर दिया, 6 रुपये पर केजी। इससे क्या फ़ायदा होगा, रैग पिकर्स जो है कचरा चुनने वाले वो और जो है चाव से कचरा चुनेंगे, कहेंगे कि चलो भाई इसमें बहुत फ़ायदा है, 1 किलो चुन लिए, कितना पैसा मिल गया, 6 रुपये मिल गया, ठीक है ना। तो बंगलोर में खान की तकनीक का प्रयोग करके 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर जो है सड़क का निर्माण हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक मतलब अच्छा प्रयास, किससे निजात पाने का, प्लास्टिक की समस्या से, प्लास्टिक के अपशिष्ट से जो है निजात पाने का एक अच्छा उपाय हो गया, ठीक है। एक और देखें हम लोग, अस्पताल से जो अपशिष्ट निकलते हैं ना, इनमें बहुत खतरनाक जो है क्या होते हैं बताएं, डिसइंफेक्टेंट, हानिकर रसायन, रोगजनक सूक्ष्मजीव भी रहते हैं, ठीक है ना। और बताया जा रहा ना कि इसको मतलब अच्छे ढंग से अगर उपचारित नहीं किया गया तो फिर इससे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और बताया जा रहा ना कि अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्मक का उपयोग किया जाता है, इंसिनरेटर का उपयोग किया जाता है। इंसिनरेटर क्या है, एक मशीन होता है बड़ा सा, जिसमें हम लोग डाल देते हैं ये सारे कूड़े कचड़ों को, और उसके बाद जो है वो हाई टेम्परेचर पे उनको क्या कर देता है, जला देता है, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये टॉपिक बदल गया, टॉपिक जो है अब कौन सा स्टार्ट हो रहा है, अब ई अपशिष्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसको देखेंगे हम लोग, ई अपशिष्ट, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ई वेस्ट से आप क्या समझते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर जो है क्या चीज़, और भी 2-4 शब्द दे देगा ई से शुरू होने वाला, कहेगा कि ई का मतलब आप बताइए क्या होता है। तो ई का मतलब हम लोग क्या बता देंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उपयोग के लायक या मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, ई वेस्ट, ठीक है ना। ई वेस्ट को लैंडफिल्स में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है। लेकिन देखें होता क्या है, विकसित देश जो है ना, जो विकास कर चुके हैं, विकसित देश जो है ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों को बेच देते हैं। समझ में आया ना, ये विकासशील देश कौन है, चीन, भारत, पाकिस्तान, ठीक है ना। यानी ई वेस्ट खरीदता है ये, चाइना अपना खरीदता है ई वेस्ट, भारत भी खरीदता है और पाकिस्तान तो है ही। समझ में आया ना, कूड़ा कचरा खरीदते हैं ये दूसरे देशों से, क्या करते हैं उसका, रिसाइकल करते हैं, उसमें से महंगी महंगी धातुएं निकाल लेते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकेल, स्वर्ण, ठीक है ना। ऐसी ऐसी धातुएं जो है वो निकाल लेते हैं। हाँ, जो भी कीट वगैरह बनाया जाता है उसमें प्योर चांदी होता है, सिल्वर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोना भी होता है, लोहा भी है, हैं? हाँ, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, इसीलिए कीट में जो है उसी का यूज़ होता है, तभी तो महंगा मिलता है। कहते हैं कि भाई छोटा सा सामान है, इतना महंगा कैसे हो गया। हाँ, ठीक है। तो ई वेस्ट को हम लोग याद रखेंगे। ई वेस्ट जो है वो किसको कहते हैं, ई वेस्ट जो है इसके उपचार का एकमात्र हल है क्या चीज़, पुनश्चक्रण, जो हम लोग करते हैं, हम लोग खरीद के उसका पुनश्चक्रण करते हैं। अब इसके बाद दिया है कृषि रसायन और उनके क्या चीज़, प्रभाव, कृषि रसायन और उनके प्रभाव। ये देखेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसके बाद बताएं, हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति कब हुई थी, 1960 के दशक में, ठीक है ना। पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, ठीक है ना। और इसके ये जो है कहीं ना कहीं जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है ना, जो इनके टारगेट में नहीं थे, सभी अलक्ष्य जीव, उनके लिए भी जो है ये हानिकारक थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमारे फसल को बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो इसके चलते यूट्रोफिकेशन हो जाता था। यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण। सुपोषण किसको कहते हैं, जब जल की गुणवत्ता इस कदर बढ़ जाती है कि उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ज़्यादा बढ़ जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, सुपोषण, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग जैव खेती। जैव खेती का एक अध्ययन किया गया है, और यहाँ पे एक नाम याद रख लेना है हम लोगों को बस, किन का,
डागर का, ठीक है ना। कौन से डागर? रमेश चंद्र डागर। तो ये रमेश चंद्र डागर जो है एकदम जीरो वेस्ट वाली खेती करने का काम करते थे, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे बताएं जरा? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत जो है जिला हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया, ठीक है ना। तो ये मधुमक्खी पालन करते थे और क्या करते थे? डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करते थे, ठीक है ना। और किसानों की हेल्प भी करते थे। किसानों के लिए जो है जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ती थी उस प्रकार से ये मदद करते थे किसानों की। समझ में आ रहा है ना? किसानों के लिए जो है मतलब बताया जा रहा है कि फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये पशुधन के उत्सर्ग, मल मूत्र यानी गोबर का उपयोग खाद के रूप में करते थे, ठीक है ना। और इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है। देख रहे हैं ना, जिसमें वर्तमान जो है कितने कृषक हैं? 5000 कृषक जो है वो जुड़े हैं, 5000 खेतिहर जो है जुड़े हैं। अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा बताएं? रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट आरंभ में न्यूक्लिक ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता है, ठीक है। बाद में यह पता चला कि न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक खतरनाक अंतर्निहित समस्याएं हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आकस्मिक रिसाव होता है, जैसा कि हुआ था कहाँ पे? 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल, ये दो घटनाएं हुई हैं ज़बरदस्त। एक और घटना जो है हम लोग न्यूक्लियर वाला याद रखेंगे, कौन सा? हिरोशिमा और नागासाकी का, 6 अगस्त और 8 अगस्त। 6 अगस्त 8 अगस्त, 9 नहीं 8 अगस्त, ठीक है। 2 दिन के अंदर में 2 बम गिराया अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे, ठीक है ना। लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है ना। एक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, और एक बम का नाम फैट मैन, ठीक है ना। ये 2 बम गिराए गए, परमाणु बम जो है। तो ये दोनों घटना जो है ना दुनिया ने देखी है, ठीक है। इसके बाद से फिर कभी परमाणु हथियार का उपयोग हुआ क्या? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो न्यूक्लियर अपशिष्ट जो होते हैं ना, इनसे निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन न्यूक्लियर अपशिष्ट से कई तरह से नुकसान है। सबसे पहले तो जहाँ गिराया जाएगा ना, जहाँ गिराया जाएगा वहाँ पे मतलब एक अर्थक्वेक टाइप का होगा, प्लस इतना हाई टेम्परेचर बनता है वहाँ, सब कुछ पिघल जाएगा, सब कुछ पिघल जाएगा एकदम। ये जो है कई मीटर के एरिया में फैलता है। सबसे पहली बात, इतना ज़्यादा तेज़ लाइट होगा ना उससे कि जो उसको देखे उनका जो है क्या हो गया, काम तमाम, ठीक है ना। अब प्लस उससे नुकसान क्या, उससे ज़्यादा भी नुकसानदेह क्या है? उससे निकलने वाला विकिरण, रेडिएशन, वो रेडिएशन जो है सबसे दूर तक फैलेगा, 250-300 किलोमीटर तक जो है जाता है। 300 किलोमीटर तक इसका रेडिएशन फैलता है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। और रेडिएशन क्या करता है? ये हमारे डीएनए को परिवर्तित कर देता है, डीएनए को ही परिवर्तित करता है। इसके कारण अति उच्च दर से क्या होता है? म्यूटेशन। रात में एक क्वेश्चन था हम लोगों का लाइव क्लास में, म्यूटाजेन। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन कौन है? हाँ, एक्स किरण है, प्रबल म्यूटाजेन। तो म्यूटाजेन किसको कहते हैं? जो म्यूटेशन करवाते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा म्यूटाजेन है, ठीक है ना। ये एकदम करवा के ही मानेगा। एक्सरे जो है उससे हो सकता है, चांस होता है, लेकिन इससे होगा, कंफर्म है, ठीक है ना। न्यूक्लियर विकिरण जो है इसकी ज़्यादा मात्रा बहुत ज़्यादा घातक होती है, लीथल होती है, ठीक है ना। कम मात्रा के चलते जो है कई बार विकार उत्पन्न होते हैं, और अधिक बार होने वाला, ठीक है ना, विकार क्या है? कैंसर। सबसे ज़्यादा बार जो है क्या होता है? कैंसर होता है। तो ये एक प्रभावी प्रदूषक हैं, इसलिए इनके सावधानी मतलब इनके भंडारण के उपचार में, या फिर इनको जहाँ रख रखाव किया जा रहा है, जहाँ इसको डिस्पोज किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। सवाल है कि कैसे इनको जो है हम लोग भंडारित करें। तो इनको भंडारित करने का उपाय बताया गया है कि चट्टानों के नीचे जो है लगभग कितना मीटर की गहराई में? 500 मीटर की गहराई में गाड़ कर रखना चाहिए, ठीक है ना। यही उपाय होता है। इसी उपाय करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, रेडियो सक्रिय
कचरों का निपटान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। रेडियो सक्रिय अपशिष्टों को पृथ्वी के भीतर कितना गहराई में गाड़ देना चाहिए? 500 मीटर। चलें अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है अब? ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। इस पे जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, यहाँ से शॉर्ट टाइप ये सब नहीं आएगा। शॉर्ट टाइप जो है बहुत कम आता है, 1-2 सवाल है। जैसे पूछेगा कि बताइए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ठीक है ना। CFC सबसे बड़ा है, CO2 है, ठीक है ना, CH4 है, हाँ मीथेन, और H2O भी है। समझ में आ रहा है ना, ये सब जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखें ग्रीन हाउस प्रभाव को पहले हम लोग समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? सूर्य से आने वाली विकिरण जो है, जो पृथ्वी की सतह से टकराती है। ये देखें हम लोग, ये पृथ्वी की सतह हो गई, समझ में आ रहा है ना, और ये हो गया पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, तो सतह से टकराने के बाद कुछ किरणें जो है वो क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं, वापस मुड़ जाती हैं। तो वापस अगर मुड़ती हैं तो वहाँ पे हैं कौन? ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें हैं जो इस वापस गई किरण को फिर से कहाँ मोड़ देती है? पृथ्वी की सतह पर मोड़ देती है। जो किरणें वापस जाती हैं उनको दोबारा धरती पे मोड़ देती हैं, ताकि धरती का तापमान जो है ना वो नियंत्रित रह सके, कांस्टेंट रह सके। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज दैट ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो हम लोगों का भी हाल चांद के जैसा हो जाता। चांद के जैसा मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि वहाँ कोई गैस जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती है, ठीक है। और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी, देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग नहीं झेल पाते। दिन में गर्मी का मौसम और रात में किसका मौसम? ठंडी का मौसम। झेल पाते हैं हम लोग? नहीं झेल पाते। तो उससे बचने के लिए, एक नियत तापमान जो है रहने के लिए, ये ग्रीन हाउस गैसें हमारी मदद करती हैं। लेकिन हमको पता है कि किसी भी चीज़ की अति वो अच्छी नहीं होती है। अगर ग्रीन हाउस गैसें अति मात्रा में हो जाए, यानी एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में हो जाए, तब इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जिन किरणों को बाहर जाना चाहिए उनको भी ये बुला बुला भेजेंगे कि जाओ धरती पे। धरती वाले ज़्यादा CFC यूज़ कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना, थोड़ा गर्मी दिखा के आओ इन लोगों को। तो तब अब हम लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को मतलब कहते हैं इनको क्या चीज़? ग्रीन हाउस गैसें और ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पृथ्वी के तापमान को क्या बनाए रखने में मदद करती है? नियत, एकदम कांस्टेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाएगी या बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखें हम लोग, अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, तो ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो हम लोगों का तापमान जो है कितना होता बताएं? -18। देख रहे हैं ना, 0 से नीचे -18। -18 में हम लोग जीवित नहीं रह पाते, ठीक है ना। पृथ्वी का औसत तापमान ये देख रहे हैं ना, औसत तापमान जो अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना हो जाता? -18 हो जाता। ये औसत तापमान है। औसत तापमान का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी का तापमान। वो किसी एक स्पेशल पिन पॉइंट का अगर हम लोग निकालते हैं तो वो और ज़्यादा माइनस में जाएगा, समझ में आ रहा है ना। पृथ्वी का तापमान अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो ये वैश्विक मतलब पूरे पृथ्वी के तापमान की बात कर रहे हैं, तो ये किसी खास जगह के तापमान में बहुत ज़्यादा की बढ़ोतरी है। हो सकता है कि 10-12 डिग्री सेल्सियस उस जगह का तापमान बढ़ जाए। तो इस तरीके से चीज़ें याद रखनी होंगी हम लोगों को, ठीक है ना। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों से क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित होता है और लगभग आधा आगत होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? पृथ्वी की सतह पर। यानी सूर्य अगर 4 हिस्से में भेज रहा है अपना प्रकाश, तो 2 हिस्सा उधर ही रह जाता है रास्ते में। हम लोगों तक कितना हिस्सा पहुँचता है? 2 ही हिस्सा पहुँचता है। इस 2 हिस्से में हम लोग जो है उबल जाते हैं, गर्मी में उबल जाते हैं कि नहीं। उसे गर्म करता है, इसका इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ भाग परावर्तित होकर क्या हो जाता है? लौट जाता है, ठीक है ना।
और पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रीन हाउस प्रभाव। और आगे देखते हैं हम लोग। देखें ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें आती हैं बताएं। सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस कौन सी है पाई जाने वाली? 60% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद कौन है? 20% मीथेन है। 14% कौन है? CFC। NO2 भी है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। कितना परसेंट? 6%। 6% जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो इन सभी गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? इन सभी गैसों को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहते हैं इनको? ग्रीन हाउस गैसें हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है ना। यहाँ एक और बात हम लोग देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफ़ी क्या हो गया है? बढ़ जाता है, जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। और विगत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अधिकतर वृद्धि पिछले 3 दशकों में ही हुई है। और एक सुझाव के अनुसार देखा जाए तो सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये पूरा विश्व का तापमान है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 1.4 बढ़ जाने से क्या होगा? तो हम लोग याद रखें कि ये विश्व तापमान की बात करी जा रही है, कि ये किसी एक जगह का तापमान नहीं बताया जा रहा है, ये विश्व का तापमान जो है बताया जा रहा है, ठीक है ना। और इससे होगा क्या बताएं जरा? हिमालय की हिम चोटियों पर, ठीक है ना, जितना बर्फ जमा है सब पिघल जाएगा। ध्रुवीय टोपियाँ, हिम टोपियाँ, ध्रुवीय हिम टोपियाँ जो है वो भी पिघलने लगेंगी। और इससे समुद्र तल का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। और ये पूरी पृथ्वी को जो है क्या कर देगा? जलमग्न कर देगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, अर्थात अपने पृथ्वी के तापमान को ठंडा रखना, ठीक है, तो उसके लिए उपाय क्या क्या है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना। अभी बैटरी वाली गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? बैटरी वाली कार भी आ गई है, देख रहे हैं ना। हाँ, ईवी कार। तो ईवी कार क्यों आ रही है? ये ऊर्जा दक्षता में हम लोग सुधार कर रहे हैं। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन किसको कहते हैं? वनों की कटाई, वनोन्मूलन को रोकना, ठीक है ना। और वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करना? सबसे ज़्यादा तो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं मनुष्य। हर आदमी जो है अपने साथ एक हीट लेके चलता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग कर रहे हैं। अब देखें इसके बाद एक टॉपिक आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है देखें हम लोग रसायन विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे कि 11वीं की पाठ्य पुस्तक में खराब ओजोन का नाम सुना होगा हम लोगों ने। खराब ओजोन किसको कहते हैं? ये खराब ओजोन और अच्छा ओजोन किसको कहते हैं? अच्छा ओजोन हो गया और खराब ओजोन। ये ओजोन तो एक ही है भाई, O3 है। ओजोन क्या है? O3 एक ही है। यही एक जगह जाता है तो खराब हो जाता है, एक जगह जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो जो खराब ओजोन है, खराब ओजोन जो है वो निम्नतर वायुमंडल अर्थात क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर में होता है। समझ में आ रहा है ना। ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन है तो वो कौन सा ओजोन है? खराब ओजोन है। लेकिन अगर ऊपरी भाग में है अर्थात समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में है, याद रखेंगे इन दोनों चीज़ों को। खराब ओजोन जो है वो किधर रहता है? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में कौन सा रहता है? अच्छा ओजोन रहता है। ओजोन दोनों एक ही है, दोनों O3 ही है, लेकिन एक जो है क्या है? खराब कहलाता है, और एक जो है क्या कहलाता है? अच्छा कहलाता है। इसका काम क्या है? पाराबैंगनी किरणों को रोकना। पाराबैंगनी किरणों को ये कैसे रोकता है? क्योंकि ऑक्सीजन का एक क्या हो गया? अणु हो गया। ऑक्सीजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक क्या चीज़? परमाणु, ठीक है ना। ये दोनों मिल के क्या बना लेते हैं? ओजोन बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये कौन सी अभिक्रिया का निशान है? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। व्युत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दोनों तरफ से संभव है। O3 टूटेगा तो क्या बनेगा? O2 और O।
O2 और O मिलेगा तो क्या बनाएगा, O3, O3 यानी ओजोन। तो ये ऑक्सीजन का क्या है, अणु है, और ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ऑक्सीजन का अणु और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। तो ये ओजोन जो है किधर होना चाहिए, समताप मंडल में होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर में होना चाहिए। ये सजीवों के डीएनए और प्रोटीन को चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, सजीवों के डीएनए और प्रोटीन जो है ना, ये यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं, और इनकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक बंधन को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए पाराबैंगनी किरणें जो है सजीवों के लिए क्या है, बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, पाराबैंगनी किरणें हम लोगों पर पड़नी चाहिए या नहीं, नहीं पड़नी चाहिए। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, ओजोन छिद्र को दिखाया गया है, जो कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर होने वाले ओजोन छिद्र को दिखाया गया है। तो एक बार देखें हम लोग, ओजोन की मोटाई जो है वो किस में मापी जाती है, DU, डॉप्सन यूनिट। समझ में आया ना, हाँ बिल्कुल, ये पूछता है क्वेश्चन कि ओजोन की मोटाई जो है वो किस में मापी जाती है। ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है ना, DU में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन पर पाराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है। ये यूवी रेज को O2 और O3 और O, ठीक है ना, ये ऊपर ही बजा के रखते हैं, इनको धरती पे आने नहीं देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर पाराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगी। ठीक है ना, और धरती पर आने के बाद जो है ये अपना प्रभाव भी दिखाएंगी। तो CFC के द्वारा, ठीक है ना, ओजोन निम्नीकरण बढ़ा है। ओजोन का निम्नीकरण जो है किसके चलते बढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे मुख्य गैस है जो ओजोन परत का अवक्षय कराती है। ओजोन परत का अवक्षय सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, इसमें से भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप में वो था ओजोन परत की मोटाई। ठीक है ना, तो CFC जो है वो ऊपर की ओर उत्सर्जित होता है, उठता है और समताप मंडल में पहुंचता है। समताप मंडल में जाके पाराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु का मोचन होता है, और कार्बन के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा कार्बन बनेगा ना, वो ऑक्सीजन से संयोग कर करके जो है क्या बना लेगा, CO बना लेगा और CO2 बना लेगा। तो CO और CO2 दोनों में से कौन फायदेमंद है, दोनों में से कोई फायदेमंद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, CO ज़्यादा नुकसानदेह है, बिल्कुल ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पेड़ पौधे भी होने चाहिए। ठीक है, ओजोन छिद्र हो गया, ओजोन होल। ओजोन होल जो है ये किधर बना है, अंटार्कटिका क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओजोन का नुकसान हो गया। ठीक है ना, ओजोन जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। अब देखिए जरा, यूवी किरणें अगर आती हैं धरती पर, तो यूवी किरणें से के आने से हमारा जो BDNA है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो सकता है, और त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, कोशिकाएं जो है क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। समझ में आया ना, और अलग अलग प्रकार के स्किन कैंसर हो सकते हैं, त्वचा का कैंसर हो सकता है। आँखों का स्वच्छ मंडल किसको कहते हैं, कॉर्निया, ये जो है मतलब नष्ट हो सकती है। कॉर्निया का शोथ हो सकता है, और कॉर्निया का शोथ होना क्या कहलाता है, स्नो ब्लाइंडनेस, हिम अंधता, मोतियाबिंद। ठीक है ना, ये सब नाम हम लोग देते हैं इसको। तो इतनी सारी जो है, इतने सारे नुकसान हो सकते हैं हम लोगों को किसके आने से, पाराबैंगनी किरणों से। तो सवाल है कि कैसे जो है हम लोग इनको आने से रोकें, पाराबैंगनी किरणों को कैसे रोका जाए। कल का एक और लास्ट क्लास बच गया हम लोगों का, है ना, कल अंतिम क्लास है इस पूरे सेशन का। इसके बाद टेस्ट ही टेस्ट, ठीक है ना, कंटिन्यू टेस्ट। संडे को पहले यूनिट टेस्ट और उसके बाद मॉडल पेपर का टेस्ट, उसके बाद पढ़ाई नहीं होगा, तो उसके बाद रोज परीक्षा, रोज ओजोन अवक्षय के हानिकर प्रभाव को देखते हुए, ठीक है ना, 1987 में बनाया गया कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे बनाया गया, कनाडा में।
ठीक है ना। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है ना। और बताया गया ना कि यह संधि 1989 से प्रभावी हुई। 87 में बना, 89 से इसको प्रभाव में लाया गया, ठीक है ना। सब देश मिलके शपथ लिए, समझ में आ रहा है ना, क्या शपथ लिए थे कि हम लोग जो है ओजोन का प्रयोग कम करेंगे। ओजोन का प्रयोग कम करेंगे नहीं, CFC का प्रयोग कम करेंगे। CFC जो है जितना ज़्यादा निकलता है उसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम निकले। और CFC का यूज़ किस में होता है, जितना AC हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है ना, उसके गैस में CFC का यूज़ होता है। तो उसका यूज़ एज मच एज पॉसिबल हम लोग कम करेंगे। तो ये उपाय किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था और प्रभावी कब हुआ था? 89 में। अब है इस चैप्टर का 16.8 नंबर टॉपिक, ठीक है ना। इसके बाद और कितने टॉपिक्स हैं जरा हम लोग देखें। वनोन्मूलन देख रहे हैं ना, कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर।